देखिए, आज की वीडियो में हम समझेंगे पीटरसन कॉइल के बारे में। ये एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। पीटरसन कॉइल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या होता है रेजोनेंट ग्राउंडिंग। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ये आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने 2 डायोड बनाए हैं। इसके अंदर हम वीडियो देखेंगे तो उसमें कई तरीके के नए डायोड को मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट के बीच में हम बेसिक डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड सारी जितनी जानकारियाँ हैं और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फार्मूले को आज टेक्निकल टैबलेट की डोज 9 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ड्रिफ्ट डायोड और डिफ्यूज़न करंट के बारे में पूछता है। यानी ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न दो ऐसे एक करंट हैं जो पीएन जंक्शन डायोड में ही पाए जाते हैं। देखिए, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पीएन जंक्शन में प्रोड्यूस होता है, और डिफ्यूज़न जो होता है वो जनरली इसे नेचुरल कहते हैं या फिर ये कॉन्सन्ट्रेशन की वजह से ही जनरेट होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट जो प्रोड्यूस होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ही मूवमेंट की वजह से होता है, और जब डिफ्यूजन करंट देखते हैं तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है डिफ्यूजन करंट। माइनॉरिटी कैरियर चार्ज करंट यानी कि ड्रिफ्ट करंट में जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, उसे जनरली हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट यानी डिफ्यूजन करंट में कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो करते हैं और इसके बाद डिफ्यूजन करंट पी इंजेक्शन में फ्लो होता है। ये रहा ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट में कुछ बेसिक डिफरेंस। देखिए, एक चीज़ छूट रहा था कि ड्रिफ्ट करंट की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में होती है, और डिफ्यूजन करंट की दिशा की बात करें तो ये करियर कंसंट्रेशन यानी ग्रेडियंट के करियर कंसंट्रेशन की दिशा में ही डिफ्यूजन करंट की दिशा होती है। इतना जानने के बाद आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या होता है जीनर डायोड, और जीनर डायोड के बारे में कि इसे किस तरीके से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं, और आइडियल वोल्टेज सोर्स से इसे क्यों कहते हैं। आइए समझते हैं जीनर डायोड के बारे में पूरी तरीके से। सबसे पहले आप स्क्रीन में देखिए कि जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है। तो इसके दो तरह के सिंबल होते हैं, एक ये सिंबल इसका है और एक दूसरा सिंबल ये है। ये दोनों तरीके के सिंबल जीनर डायोड के ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ये कुछ इस तरीके से इसका है, फॉरवर्ड रीजन और रिवर्स रीजन। जनरली जो जीनर डायोड होता है वो हमारा रिवर्स रीजन में ही काम करता है। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो 5 से 8 वोल्ट होता है, और जीनर डायोड में यानी कि रिवर्स बायस के केस में दो तरीके के ब्रेकडाउन वोल्टेज आते हैं। एक जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और एक एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जो एवलांचे ब्रेकडाउन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो जीनर ब्रेकडाउन से थोड़ा आगे होता है, यानी इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, ये एवलांचो ब्रेकडाउन का ही कैरेक्टरिस्टिक है। अब एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो 8 वोल्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि हायर डोपिंग कंसंट्रेशन में जब हम लोग जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज देखेंगे तो 5 से 8 वोल्ट होता है, यानी 8 वोल्ट से कम होता है। वही एवलांचे ब्रेकडाउन को जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 8 वोल्ट से अधिक होगा। अच्छा, वोल्टेज टॉलरेंस कितना होता है जीनर डायोड का, तो वो ±5%। ये सारे जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं कि कितना टॉलरेंस होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, और ये सिंबल और इसके अलावा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए देखते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन के या जीनर डायोड से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा है हमारे में। प्रश्न हमारा ये है कि जीनर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बहुत ही क्लोज होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक देख लें और जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो वो दोनों लगभग लगभग एक समान होता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न बता रहा है हमें सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ फैक्टर के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, सीरीज आरएलसी सर्किट में जो क्यू फैक्टर होता है वो ω0L/R या फिर 1/ω0CR होता है, ये वाला। और बैंडविड्थ जो होता है सीरीज आरएलसी सर्किट का वो R/L होता है। इसके अलावा ये अगर पैरेलल के केस में बात कर लें आरएलसी सर्किट में, तो जस्ट इसका अपोजिट यानी क्यू फैक्टर ω0RC या फिर R/ω0L हो जाएगा। वही हमारा बैंडविड्थ का फार्मूला देख लेंगे तो 1/RC हो जाएगा। ये बैंडविड्थ वाला फार्मूला कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड के, और याद नहीं हो पाते हैं। तो बैंडविड्थ याद कर लीजिए आपकी सीरीज आरसी सर्किट का R/L होता है और पैरेलल में 1/RC होता है। सीरीज और पैरेलल आरसी केस में जो क्वालिटी फैक्टर का ओरिजिनल फार्मूला है वो यहाँ पे है। ये सीरीज के केस में 1/R√L/C और पैरेलल के केस में R√C/Ln, जस्ट उसका अपोजिट होता है। बाकी जितनी क्वांटिटी आपको मैंने फार्मूले में बताया है वो एज इट इज इसमें भी दिया हुआ है।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में सारे डिटेल जानकारी, इतने प्रश्न आज तक जेईई के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। पर पहले देखते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में जो बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 अधिक होते हैं। ये एक नो पोलर होता है, यानी पोलरिटी इसमें कोई भी नहीं होती है। और डायरेक्शन जो होता है इंसुलेटर का, वो कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यूनो डायरेक्शनल होते हैं। सेमी कंडक्टर में देखेंगे तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड, मतलब एक तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 0, यानी इसके वैलेंस बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये बाईपोलर होता है। और डायरेक्शन जो होता है इसका यूनि डायरेक्शनल होता है। कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 होते हैं, 4 से कम होते हैं। जैसे एल्युमिनियम को ले लीजिए, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है। और ये होते हैं कैसे, यूनिपोलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, और ये बिल्कुल बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। इसके बॉन्ड कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लीजिए, पोलरिटी कैसी इसकी होती है और डायरेक्शन किस तरीके का होता है। देखिए कंडक्टर वाले में एक दूसरे से ये ओवरलैप कर चुके हैं। ओवरलैप कर दिए हैं तो इसके मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू हो जाएगी वो बिल्कुल ही कम, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब कंडक्शन ये सेमी कंडक्टर केस में देखेंगे। सेमी कंडक्टर में देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे गैप बढ़ा हुआ है, यानी ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सबसे ज़्यादा जो गैप बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इंसुलेटर के केस में होता है, ये वाला केस। इतना जानने के बाद अगले प्रश्न पे आएंगे तो ओम मीटर और ओडोमीटर के बारे में जानेंगे। ओम मीटर क्या है, सब लोग इससे परिचित होंगे। ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेजर किया जाता है। जनरली इससे हम मीडियम और लो क्वांटिटी के रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। प्रश्न में ये पूछा गया था कि ओम मीटर बेसिकली एंड ओम मीटर को बेसिकली रूप से क्या इसको कह सकते हैं, तो उसमें वोल्ट मीटर के साथ साथ अमीटर भी ऑप्शन में था। तो अमीटर ही उसने उत्तर में इसलिए सही किया था क्योंकि अमीटर करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। और ओम मीटर यानी जो रेजिस्टेंस का मेजर करता है, तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर में या कहीं भी अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं तो उससे ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा वहाँ पे करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक तरीके से करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम अमीटर का उपयोग या गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो करंट की क्वांटिटी को ही ओम मीटर से मेजर भी किया जा सकता है। तो प्रश्न में उत्तर अमीटर के हिसाब से दिया था, इसलिए ओम मीटर को बेसिकली रूप से उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाइज नहीं, बेसिकली रूप से उन्होंने अमीटर ही माना हुआ है। ओडोमीटर क्या होता है, देखिए जो ओमीटर होता है, ओम मीटर, उसी तरीके से मेगर को भी कहा गया है कि मेगर भी एक क्रॉस्ड क्वाइल ओम मीटर ही होता है। हालांकि ओम मीटर का मेगर का उपयोग हायर रजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर ये जनरली मेजरमेंट करता है डिस्टेंस को, दूरी को मेजर करता है। नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ओडोमीटर को आप देख लीजिए, दिखने में कैसा इस तरीके का होता है ये। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चाहे मैकेनिकल किसी तरीके का व्हीकल है, यानी चलने वाली गाड़ी है, तो उसके स्क्रीन पे इस तरीके का ओडोमीटर लगा होता है। जनरली इसे सामान्य भाषा में मीटर कहते हैं हम लोग। तो ये जो मीटर लगा होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है किलोमीटर में, इसी को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओडोमीटर का उपयोग ऑटोमोबाइल में डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करने के लिए उपयोग करता है। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे ओडोमीटर का इमेज। अब आइए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीटरसन क्वाइल। पीटरसन क्वाइल एक नया टॉपिक है। ये अभी हाल ही के यूपीपीसीएल के एग्जाम चाहे यूपीआर भीनल के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। जनरली इसमें रेजोनेंस ग्राउंडिंग के बारे में पूछा गया है। पीटरसन क्वाइल में 2 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं कि कौन सी ग्राउंडिंग को पीटरसन ग्राउंडिंग कहते हैं या पीटरसन क्वाइल कहते हैं, तो या फिर पीटरसन क्वाइल में किस तरीके की ग्राउंडिंग पाई जाती है। ये 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेजोनेंट ग्राउंडिंग जो पाई जाती है वो पीटरसन क्वाइल में पाई जाती है। और एन आर्क सस्पेंशन क्वाइल भी जो होता है वो भी पीटरसन क्वाइल ही होता है। आइए देखते हैं कि पीटरसन क्वाइल दिखने में कैसा होता है। पीटरसन क्वाइल में 2 फार्मूले अब तक पूछे गए हैं। कौन कौन सा फार्मूला, तो एक XC/XL की वैल्यू यहाँ पूछा गया था। इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3 मेजर होती है। ये फार्मूला पूछा गया कि पीटरसन क्वाइल में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, वो डायरेक्टली याद कर लिए 3 के बराबर होता है। तीनों फेज में जो न्यूट्रल होता है उसे इन्होंने ग्राउंड कर दिया है। तो जो न्यूट्रल की ग्राउंडिंग कर किया जाता है 3 फेज सिस्टम में, वो जिस क्वाइल के थ्रू किया जाता है उसे ही पीटरसन क्वाइल कहते हैं। इस क्वाइल में कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों तरीके के इफेक्ट पाए जाते हैं। और जो फार्मूला को पता है XC/XL = 3, इसे ही इसकी वैल्यू 3 होती है। बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो होता है, इट इज़ आयरन कोड इंडक्टर यूज टू कनेक्ट द न्यूट्रल ऑफ 3 फेज सिस्टम टू द अर्थ। यानी 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको ग्राउंड में अर्थ करने के बाद जिस क्वाइल के द्वारा इसे अर्थ किया जाता है उसे ही पीटरसन क्वाइल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि
क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है? आप लोगों ने एग्ज़ाम में या फिर बहुत सारे बुक्स में 2 तरह की एफिशिएंसी क्लास ए के बारे में पढ़ा होगा। नॉर्मली इसकी एफिशिएंसी हम लोग 25% लेते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर के साथ कपल्ड होता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ कर के 50% हो जाती है। और एम्पलीफायर में यानी कि बी, सी और एबी एम्पलीफायर के बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी-कितनी होती है। देखिए मैंने पूरा चार्ट ही बना दिया है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है। 25 से 30% क्लास ए को उन्होंने डिफाइन किया है और 70 से 80% यानी कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है वो हायर जो होती है वो 80% सी टाइप में होती है और 50 से 70% यानी कि ये बी और सी के दोनों बीच में यानी कि ए बी एम्पलीफायर में 50 से 70% एफिशिएंसी होती है। यानी सबसे अधिक एफिशिएंसी सी टाइप के एम्पलीफायर में होती है और सबसे कम एफिशिएंसी ए टाइप के एम्पलीफायर में होती है। बाकी सारी क्वांटिटी आप इसको देख करके पढ़ लीजिएगा। अब चलेंगे इल्यूमिनेशन के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लैम्बर्ट कोसाइन ला। ये लैम्बर्ट कोसाइन का डायरेक्ट फार्मूला है E इक्वल टू आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर। क्वांटिटी पूछी जाती है, 1 फुट कैंडल जो होता है वो 10.76 लक्स के बराबर होता है। अब आते हैं लैम्बर्ट कोसाइन ला को डिटेल में समझने के लिए। देखिए लैम्बर्ट कोसाइन ला में अगर कोई हमारा सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है जो लगातार ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका फार्मूला हो जाता है जो इल्यूमिनेशन जो होता है उसका आई कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ई यहाँ पे इल्यूमिनेशन है और आई यहाँ पे जो होता है कैंडल पावर होता है। डिस्टेंस डी जो होता है वो ये वाली दूरी होती है यानी कि उसके विकर्ण की दूरी होती है। कॉस थीटा बाई डी स्क्वायर में डी की वैल्यू जो होती है विकर्ण वाला होता है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं होता है। यह चीज़ की हाइट होती है लेकिन डी ये जो विकर्ण वाला डिस्टेंस होता है। और थीटा जो होता है ये वाला एंगल ना होकर के अवनमन कोण होता है, यानी उन्नयन कोण ना होकर के अवनमन कोण होता है। अब आते हैं कुछ स्पेशल टाइप के डायोड के बारे में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी डायोड इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल डायोड में आते हैं। पहला डायोड आप देख रहे हैं ये है बैकवर्ड डायोड। सेकेंड डायोड देख रहे हैं ये वाला डायोड जो है ये स्टेप रिकवरी डायोड होते हैं। ये वाला डायोड इसे गन डायोड कहते हैं और ये एवलांची डायोड है। और लास्ट वाला आप देख रहे हैं इसे लेसर डायोड कहते हैं, लेजर डायोड कहते हैं। देखिए एनर्जी मीटर में अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए यानी रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। प्रश्न ये पूछा गया था कि एनर्जी मीटर में अगर सप्लाई रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे दिया जाए, डिस्क होता है जो एल्युमिनियम बना होता है वो और तेज़ी गति से घूमने लगता है। मेगर में भी अगर मेगर हमारा ज़्यादा पुराना हो गया, एजिंग इफेक्ट उसमें आ गया है, तो वो भी वैल्यू जो दिया जाता है वो कम देता है, रेटेड वैल्यू से कम में वैल्यू देता है। यानी उसका रेटिंग मेगा ओम में होता है, वो उतना एग्जैक्ट दे करके वैल्यू कम देने लगता है अगर उस पे एजिंग इफेक्ट मेगर पे आ गया तो। मेगर की रीडिंग घट जाती है अगर वो एजिंग इफेक्ट उसमें आ जाता है। देखिए रैप्चर कैपेसिटी ऑफ फ्यूज को हमेशा एमवीए में मेजर करते हैं। मेकिंग कैपेसिटी को हमेशा पीक वैल्यू देता है, मेकिंग कैपेसिटी जो देता है वो हमेशा पीक वैल्यू ही देता है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी आरएमएस वैल्यू देता है। मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी में फार्मूला आपको पता ही होगा कि मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है 2.57 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये होता है मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी में संबंध। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इनपुट इम्पीडेंस, जो बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस होता है वो सबसे कम होता है, मॉसफेट का सबसे ज़्यादा होता है। बीजेटी सबसे कम, फिर जेफेट और फिर मासफेट होता है। फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का फंक्शन जो होता है करंट को एम्पलीफाई करता है या फिर ये कंट्रोल स्विच की तरह कार्य करता है। और इसके अलावा हम लोग इसका उपयोग वेरिएबल रजिस्टर की तरह भी करते हैं। आइए एनर्जी मीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एनर्जी मीटर का सिंबल ये रहा। एनर्जी मीटर एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कई तरीके के एरर पाए जाते हैं जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो फेज एरर को रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए सैडिंग बैंड या फिर सैडिंग रिंग या फिर सैडिंग कॉइल का उपयोग करते हैं। वही स्पीड एरर अगर इसमें आ गया तो ब्रेक मैग्नेट का उपयोग करते हैं। फ्रिक्शन एरर इसमें आ गया तो टू सैडिंग बैंड का उपयोग करते हैं, उसके वैल्यू को, फ्लक्स के वैल्यू को उससे बढ़ा देते हैं दोनों के। और क्रीपिंग एरर बड़ा फेमस एरर है, अगर ये एरर आ गया तो दो ड्रिल कर देते हैं डिस्क के अपोजिट साइड में। डीसी जनरेटर में अगर लैगिंग पोल टिप पर बात करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन के केस में, और लीडिंग पोल ट्रिप पे बात करेंगे तो वो डी मैग्नेटाइजेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डीसी जनरेटर के केस में। और ब्रश शिफ्ट इन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर ब्रश को डायरेक्शन के फॉरवर्ड में, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड में अगर हम लोग रोटेट कर दे रहे हैं तो उसमें डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। और वही लास्ट आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड शिफ्ट, अगर उसी ब्रश को हम लोग बैक में शिफ्ट कर देते हैं यानी जनरेटर के घूमने की दिशा के अपोजिट में अगर ब्रश को शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा।
देखिए ट्रांजिस्टर का हमने आपको वर्क बता दिया कि ट्रांजिस्टर के क्या-क्या वर्क होते हैं। जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर को कौन-कौन सी डिवाइस या फिर किस-किस तरीके से उसे कंट्रोलिंग करते हैं। बीजेटी की बात करें तो बीजेटी एक करंट डिवाइस है। एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, वो वोल्टेज से कंट्रोल होती है और करंट सोर्स की डिवाइस होती है। यानी इसे वीसीसीएस कहते हैं, ये वाले एफईटी को। भी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वही मॉसफेट की बात करेंगे तो ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट देकर के VCCS किस तरीके की डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस को कहते हैं। ये 3 प्रश्न हो गए आपके। अगर आपको ट्रांजिस्टर उन्होंने पूछ लिया कि ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस है तो ये करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस होती है। तो ये 4 प्रश्न बनते हैं ट्रांजिस्टर से। चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा है आज के सभी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं इन टॉपिक पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगले वीडियो में यानी डोज 10 के वीडियो में मैं फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूले लेकर किसी तरह फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।